हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो वेलकम करती हूँ आज फिर से आपका। आप है मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले एक सुंदर सी इमेजेस में लाई हूँ आपके लिए। देखो कितनी बढ़िया इमेज है आपके लिए, कितनी बढ़िया सी इमेज में ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए। ये हमारा अर्थ है और इसके चारों तरफ देखो आप कितने सारे ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एव्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, तो ये सारा जो आप देख रहे हो वो सब कुछ आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स भिन्नता। चलो ठीक है, इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ले लेते हैं पेन। उसके बाद चलो ठीक है, चलो भाई। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायो मीन्स लिविंग, जीवित। ठीक है, जैसे हम सब हैं, जैसे मैं हूँ, आप हूँ और बहुत सारे हमारे अराउंड में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे साथ साथ रहते हैं। ठीक है, एंड डाइवर्सिटी इसको लिख देती हूँ हिंदी में। ठीक है, भिन्नता, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी सारी विभिन्नता है, वेरिएशंस हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अपने आसपास आपने बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे होंगे। आप एनिमल्स में भी बहुत सारे डाइवर्सिटी देख सकते हो, प्लांट्स में भी बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ देखते हो, एज ह्यूमन बींग्स में भी आप बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ देखते हो। तो इतना सब कुछ डाइवर्स होने के बाद भी हम सब कैसे अपने जो है एक साथ साथ रहते हैं, इसी को हम सब जो है बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ बोलते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है एक बार उसको पढ़ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो इफ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर आप अपने आसपास चारों तरफ देखोगे तो ऐसे बहुत सारी डाइवर्सिटीज मिल सकती हैं आपको, एनिमल्स में, प्लांट्स में, इंसेक्ट्स में। ठीक है, और देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आइज बट दे आर ऑल अराउंड यू। बहुत सारे इनके अलावा जिनको आप विजुअली देख सकते हो वो तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेग्लिजिबल, बहुत ऐसे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं जो आप अपने आसपास नहीं देख पाते लेकिन वो होते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट उनका होता है, एग्जिस्टेंस होता है। If you were to increase the area that you make the observation in, the range and variety of organism that you see would increase। इस लाइन का कहने का मतलब है जैसे जैसे आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ता जाता है, आपका साइज ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ता जा रहा है, आपकी रेंज जो है एनिमल्स की तरफ या फिर प्लांट्स की तरफ जितनी आप देखना चाहोगे उतने ही ज़्यादा डाइवर्सिटी, उतनी ही ज़्यादा भिन्नता आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। अगर सपोज करो आप अगर जंगल की तरफ जा रहे हो, डेंस फॉरेस्ट है, कहीं घना जंगल है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी वेराइटीज़ में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ मिल जाएंगी एनिमल्स में, प्लांट्स में। ठीक है, उसके बाद The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। अब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं हमारी अर्थ पे। 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, कितनी सारी स्पीसीज हैं। इसमें से अगर मैं बात करूं 1.25 जो है उसमें आते हैं आपके इंसेक्ट्स। ठीक है, बाकी की अगर मैं बात करूँ बहुत सारे जो होते हैं वो होते हैं आपके एनिमल्स और अदर्स
लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ये है डाइवर्सिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डाइवर्सिटी एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी हमारा हो गया है। बायोडाइवर्सिटी ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ स्पीसीज is known as biodiversity. Increase in number of species of an organism in our earth. ठीक है, और इस अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी की जिसकी हम बात कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन आ सकता है? प्लांट्स आते हैं, ठीक है, एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, मैनी ऑफ वायरसेस, माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया और ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। और ये सभी क्या करते हैं? सभी साथ साथ रहने के साथ साथ ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट को भी प्रोड्यूस करते हैं। टू प्रोड्यूस ए हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ ये सबके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं हम आगे। भाई जब आपने देख लिया इतने सारे प्लांट्स, एनिमल और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या ये आ जाती है कि आप उनको कैसे कैटेगराइज करोगे, कैसे आप उनको डिफाइन करोगे कि ये एनिमल्स की कैटेगरी में है या ये प्लांट्स की कैटेगरी में है या फिर ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी में है। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, सपोज करो हमारे लोकल नेम्स होते हैं। ठीक है, लोकल नेम्स से मैं बात समझा देती हूँ आपको। लोकल नेम्स, ठीक है, लोकल नेम्स का सपोज करो हम हमारे अपने एरिया में यूपी में जो है अनियन को प्याज बोलते हैं, महाराष्ट्र में कांदा बोलते हैं, और अदर स्टेट हो सकते हैं जहाँ पे अनियन का और कोई दूसरा लोकल नेम हो सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है, इतनी सारी स्पीसीज़ को हम कैसे कैटेगराइज करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उनको क्लासीफाई करें, ये एक बहुत बड़ा जो है वो इशू था, क्योंकि हर कोई जो है अपने अपने हिसाब से उनको लोकल नेम्स दे रहा था। अब अगर हम बात करें अपने नेशनल में तो चलो एक बार फिर भी चल जाता है, इंटरनेशनली आप उनको कैसे पहचानोगे कि भाई यही चीज़ जो है आप जो है अगर दूसरी कंट्री में जाके मांगने लगे वो चाहिए तो वो मे भी कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए लोकल नेम वर ए ग्रेट इशू, ये बहुत बड़ा इशू था। ठीक है, तो इन सबको क्या करना था, लोकल नेम से निजात पाने के लिए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट या बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा कि भाई एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस में हमें क्या करना है, कुछ कमेटी बनाई गई ICBN के नाम से और ICZN के नाम से। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल चलो इसको यहाँ से देख देते हैं एक बार। बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अगर हम ICZN की बात करें, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
ठीक है। तो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट या बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर क्या करा कि ये दो एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाया जिससे हर किसी नाम को एक साइंटिफिक नाम दिया जा सके। और इस साइंटिफिक नाम से क्या होगा कि हम किसी भी, चाहे हम किसी भी जगह हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्टेट हो, किसी भी कंट्री में हो, आप उसको एक पर्टिकुलर नाम जो है वो दे सकते हैं। अगर हम ICZN की बात करें, द साइंटिस्ट ग्रुप वर्क ऑन द एनिमल्स, ठीक है, जो एनिमल्स के साइंटिफिक नेम रखेगा, साइंटिफिक नेम, ठीक है। अगर हम बोटेनिकल की बात करें, ठीक है, बोटेनिकल में क्या होगा, जिसमें आपको प्लांट से रिलेटेड नेम रखने होंगे, प्लांट्स नेम, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ पेजेस में। ठीक है, तो ये आप छोटा सा पैराग्राफ देख रहे होंगे जो कि हमको पढ़ना है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमको क्लासिफिकेशन की, ये जो इतनी एनिमल्स हैं इनकी हमें ऐसी भाई क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें इनको क्लासीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम हर किसी को तो इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ में या पर्टिकुलर जीनस में नहीं डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें देखने पड़ेंगे कुछ की पॉइंट्स। चलो देखते हैं कुछ की पॉइंट्स कैसे हैं। सबसे पहला, क्लासिफिकेशन इज नीडेड फॉर द कन्वीनियंट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म in a scientific way to give him identity, to give him identity। भाई कोई पर्टिकुलर एनिमल है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको उसे क्लासीफाई करना है। तो क्लासीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम उसको एक ऐसी कैटेगरी में उसको हमें प्लेस करना पड़ेगा जहाँ पे उसको हम अच्छे से क्लासीफाई कर सकें, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज नीडेड फॉर द कन्वीनियंट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी भाई एनिमल में डॉग है, कैट है, रैट है, रैबिट है, ये जो बहुत सारे एनिमल जो अपने आप में एक दूसरे से सिमिलियर है या डिससिमिलियर है। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देती हूँ, प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of similarities and dissimilarities। ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको क्लासीफाई करना है। कोई सपोज करो 5-6 एनिमल्स हैं, 5-6 एनिमल्स में आपको कैटेगराइज करना है या क्लासिफिकेशन करना है। तो उन 5-6 एनिमल्स में आप सबसे पहले ये देखोगे कि कौन से 2 एनिमल या 3 एनिमल या सारे के सारे वो कौन कौन से हैं जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कौन से ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा अलग दिखाई दे रहे हैं। तो उस बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो है हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अगर भाई सपोज करो कोई प्लांट्स है, तो प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बेस पे, स्टेम के बेस पे, रूट्स के बेस पे, लीव्स के बेस पे कि ये 10 प्लांट है, इस 10 प्लांट में किसकी लीव एक जैसी है, किसका रूट एक जैसा है, किसका स्टेम एक जैसा है, उसके बेसिस पे भी आप उनको कैरेक्टराइजेशन या क्लासिफिकेशन उनका कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉलेज द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई क्लासिफिकेशन करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें जो है नेसेसरी हो जाता है टू नोइंग द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि एक ही स्पीसीज़ में कितनी वेराइटीज़ हो सकती हैं, ये भी हम क्लासिफिकेशन के बेस पे देख सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद इट हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट जो एनिमल के सिम्टम, जो एनिमल की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम उनके बिल्कुल एक्यूरेट या बिल्कुल सही जो है वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट इट सेज दैट इट हेल्प टू नो द ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी भी एनिमल्स को, प्लांट्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे होते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उस प्लांट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इवोल्यूशन का क्या होता है। ठीक है, ओरिजिन मतलब वो सबसे पहले कहाँ से, किस फाइलम में था या फिर किस किंगडम में उसको रखा गया, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इवोल्यूशन उसमें अब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओरिजिन कहाँ से हुई थी लेकिन अब क्या क्या उसमें चेंजेस आ गए, तो सारी चीज़ें उसमें पता चल जाती हैं। उसके बाद इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो टैक्सोनॉमी की हायरार्की है, हायरार्की हम अभी पढ़ेंगे, हायरार्की का मतलब होता है किस क्रम में हमें चीज़ों को रखना है। ठीक है, कि उस एनिमल्स को हमें कोऑर्डिनेटा में रखना है या कौन से ऐसी कैटेगरीज हैं उनमें रखना है, ये हमें पता चल जाता है। उसके बाद इट हेल्प्स टू डेवलप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो भैया, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं या पूर्वज होते हैं, हम उनसे, हमारे उनके बीच में क्या लिंक है, इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यानी हमारा जो ओरिजिन था, ओरिजिन के बाद जो इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के बीच में जो एक कनेक्शन बनता है उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर निकल के आ जाती हैं और ये जो है की पॉइंट होते हैं कि लोकल नाम ना रख के हमको इन सारे की पॉइंट्स पे ध्यान देना है। और बाकी इसके साथ साथ आपको NCERT की एक एक लाइन जो है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो है नीट के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट लाइन से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको नीट के लिए, जो बच्चे नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपको वर्ड टू वर्ड जो है हर चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो भाई अब हमें पता चल गया कि ये सारे डाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, लोकल नेम्स क्यों नहीं होने चाहिए, साइंटिफिक नेम क्यों होने चाहिए। तो साइंटिफिक नेम जब रखे गए तो इसमें एक पॉइंट आता है निकल कर, टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। देखो, टैक्सो का मतलब होता है, टैक्सिस का वर्ड्स कम फ्रॉम टैक्सिस, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट। और नोम वर्ड कम फ्रॉम नोमस, दैट मीन्स लो। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलके बना होता है जिनका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लॉ, या फिर जो आप काम कर रहे हो उसका प्रोसीजर क्या है, रूल क्या है, मेथड क्या है, आप कैसे उनको क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हो एनिमल स्पीसीज को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ ए प्रोसेस, और प्रिंसिपल आप इसको बोल सकते हो, प्रिंसिपल। ठीक है, इट इज ए प्रिंसिपल ऑफ रूल्स एंड मेथड्स, रूल्स एंड मेथड्स टू प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में क्या करना होता है, किसी भी एनिमल को रिकॉग्निशन करना है, आइडेंटिफाई करना है, कैरेक्टराइजेशन देखने हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन करना है, देन नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, द वर्ड केम फ्रॉम द, और इसको सबसे पहले जो ढूंढा था दैट इज कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने इसको फाइंड आउट करा था। ठीक है, तो जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कैरोलस लीनियस। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। चलो अब हम पढ़ लेते हैं
कि टैक्सोनॉमी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होते हैं किसी भी एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए या कैटेगराइज करने के लिए। ठीक है, हेडिंग डालते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी समझ गए ना भाई कि अरेंजमेंट करना है, कैसे रूल रेगुलेशन या प्रोसीजर करने हैं कि हमें कैसे एनिमल्स को क्लासीफाई या कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो इसके 4 जो हैं कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन और फोर्थ वन इज नोमेनक्लेचर। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं टैक्सोनॉमी। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कैरेक्टराइजेशन क्या होता है। कैरेक्टराइजेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी को, कैरेक्टर्स को या फिर उसके जो फिनोटाइप कैरेक्टर्स हैं या मॉर्फोलॉजी है ये आपको देखने को मिलते हैं। कैरेक्टराइजेशन इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स पे, क्वालिटीज़ पे, क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं उसके अंदर, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। ठीक है, और किसके बेस पे, मॉर्फोलॉजी हो गया। ठीक है, और आप जो है फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे भी इसको देख सकते हो, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो ये सारे सपोज करो आप जा रहे हो रास्ते में, ठीक है, और जाते जाते आपको ऐसे ही कोई एनिमल मिल जाए। एनिमल मतलब वो एनिमल जो है आपके लिए कोई नया, जिसके आपने नई डिस्कवरी करी है, जिसको आपने पहली बार देखा हो। ठीक है, उसके हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं। न्यू डिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो भाई जाते जाते आपको कोई एनिमल मिल गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गया, तो अभी तो आप इतने समझदार हो ही रहे हो, आपको देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें हम क्या कोई चीज़ अलग दिख रही है, हम उसको कैसे पहचानना है या क्या क्या क्वालिटीज़ है उसमें, फिजिकल अपीयरेंस कैसे हैं। ठीक है, सपोज करो कोई पहली बार तुमने कोई फ्लावर ही देना है। ठीक है, फ्लावर देखा है और फ्लावर को तुमने इससे पहले कहीं देखा नहीं है या वो कहीं नहीं भी था, कोई भी नई चीज़ आपने देख ली है, तो उसको आप किस बेसिस पे देखोगे, कैसे उसके कैरेक्टराइजेशन करोगे। सबसे पहले आपके उसके फ्लावर कैसे हैं, उसका रूट कैसा है, फ्लावर के पेटल्स कैसे हैं, सेपल्स कैसे हैं, उसमें एंथर है या फिर वो बाइसेक्सुअल प्लांट है या फिर वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हमको ऐसे देखना होता है, कैरेक्टर इस बेसिस पे करने होते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन। जब आप छोटे बच्चे होंगे तो छोटे बच्चे जब आप होंगे कभी स्कूल में गए होंगे, स्कूल में तो गए ही होंगे, तो आपने वहाँ पे देखा होगा आई कार्ड मिलता है आपको। ठीक है, आई कार्ड आप गले में टांग के जाते हो, तो आई कार्ड में क्या, आई कार्ड क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। आपको उस नाम से, पर्टिकुलर नाम से आपको आइडेंटिफाई करना है, आप किस क्लास में है, किस सेक्शन में है, क्या आपका रोल नंबर है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये होती है आइडेंटिफिकेशन। सपोज करो वो फ्लावर हमें मिल गया था और फ्लावर में हमने पेटल, सेपल सारी चीज़ें देख ली थी, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ भाई ये फ्लावर ही है, तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। क्लियर। उसके बाद करना होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपने पहचान लिया, उससे पहले आइडेंटिफिकेशन हो गई है, अब उसको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने का मतलब अब आपको उसको फ्लावर की कैटेगरी में रखना है कि भाई इस तरह के फ्लावर जो हैं इस कैटेगरी में मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन अब हमने करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर होता है टू गिव साइंटिफिक नेम टू दैट पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म।
टू गिव scientific name to that particular living organism. ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा था, सबसे पहले आपको फ्लावर मिला था, सुंदर सा फ्लावर मिल गया था। फ्लावर के मिलने के बाद आपने उसको कैरेक्टराइजेशन करे थे, कितने पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, ठीक है। फिर आपने आइडेंटिफाई करा कि भाई ये तो फ्लावर ही है। फिर आपने उसको क्लासीफाई करा कि इस तरह के फ्लावर ये कौन सी कैटेगरी में हमको रखने हैं, उसको क्लासिफिकेशन कर दिया। उसके बाद आपने उसके बाद करना है आपको नॉमेनक्लेचर, कि वो जो आपको सुंदर सा फ्लावर मिला है उसको आपको कोई नाम देना है, बढ़िया सा ऐसा साइंटिफिक नाम देना है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो उसी नाम से जाना जाए, तो वो होता है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में हम उस पर्टिकुलर जो आपको फ्लावर मिला है या कोई भी और बाकी चीज़ मिल सकती है, तो उसमें आपको उसका साइंटिफिक नेम रखना होता है। ठीक है, अब ये जो साइंटिफिक नेम है इसके भी आगे फर्दर देखना होता है कि इसको नाम भी इसको हमें कैसे रखना है। ठीक है, ये जो साइंटिफिक नेम है इनको हम बायोलॉजिकल नेम भी बोल सकते हैं। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो बायोलॉजिकल नेम भी इसको हम बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। चलो थोड़ा सा पहले बता देती हूँ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है। चलो, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया पहले ही, साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम, और इसको कौन देता है, ICZN या फिर ICBN, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने मिलके बनाई है। बायोनोमियल वर्ड इज अगेन मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। बायो मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम, ठीक है। बायोनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड या जो साइंटिफिक नाम आप रखने जा रहे हो या जो बोटेनिकल नाम आप रखना चाहते हो वो दो वर्ड से मिलके बना होगा। ठीक है, सबसे पहला होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, और दूसरा होता है जीनस। ठीक है, दिस इज फर्स्ट वर्ड एंड दिस इज द सेकेंड वर्ड। ठीक है, तो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर में आपको साइंटिफिक नाम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट वर्ड जीनस होगा, सेकंड वर्ड उसका स्पेसिफिक एपिथेट होगा। दोनों ही कहाँ से लिए गए हैं, दोनों ही लिए गए हैं लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड होते हैं। ठीक है, लैटिन वर्ड, भाई थोड़ा सा बता देती हूँ लैटिन वर्ड, ये लैटिन लैंग्वेज क्या होती है। लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज होती है कि जो आपने एक बार उसका नाम रख दिया उसमें आप कोई भी लाइफ टाइम तक कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे अगर हम अपनी बात करें, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में क्या होता है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं प्लम्बर प्लम्बर प्लम्बर। ठीक है, तो प्लम्बर तो आपको पता ही होगा क्या होगा, बहुत सारे जो नीट क्लियर नहीं कर पाए वो प्लम्बर का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रही हूँ जैसे बोलते हैं ना कि प्लम्बर, तो वो प्लम्बर नहीं होता, होता प्लम्बर, उसमें बी जो है वो साइलेंट होता है। तो इसमें हमें कहते हैं मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो आप चेंज हो सकती है इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, लेकिन जो लैटिन लैंग्वेज होती है, लैटिन लैंग्वेज जो है वो एक डेड लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे पहले जो इसका नाम रखा गया था, पहले बहुत पहले साइंटिस्टों ने जो इसके नाम रखे होंगे, किसी भी सपोज करो मैंगीफेरा इंडिका है तो वो आज भी हम और आगे तक भी फ्यूचर में उसको मैंगीफेरा इंडिका ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपका दिया गया है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, तो भाई जो मैंगीफेरा है दिस इज द जीनस। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आम।
आम तो बढ़िया लगते होंगे आप सबको, ठीक है। तो आम अगर हम बात करें लोकल नेम, हमारा आम के नाम से जानते हैं, बाकी और अदर स्टेट में उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। और अगर आप बात करो इंटरनेशनली तो हर जगह हर कंट्री में इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका साइंटिफिक नाम पूछना चाहोगे दैट इज मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट होता है नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। इंडिका में आई बनेगा छोटा, ठीक है। इसको मैं ठीक कर देती हूँ एक बार, ठीक है। ये होता है आई, ठीक है। तो मैंगीफेरा कम फ्रॉम द जीनस, एपिथेट कम फ्रॉम द इंडिका एंड लिन इज द ऑथर नेम। आपने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल या बहुत सारे ऐसी मैगजीन्स देखा होगा जिसमें बाद में लिखा होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, वो जो है ऑथर का नेम होता है, जिसने उसको डिस्कवर करा है या जिसने उसका नाम रखा है उसके नाम से उसके पीछे उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए, एग्जाम्पल आप समझ गए। मैंगीफेरा फर्स्ट वर्ड है, ठीक है। इंडिका सेकंड वर्ड है और लिन जो है वो ऑथर नेम है। इसके कुछ रूल्स हैं, थोड़ा वो पढ़ लेते हैं कि इसके रूल्स हैं क्या। देखो सबसे पहले इसका जो रूल है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम हैं वो कौन सी लैंग्वेज से लिए जाएंगे, लैटिन लैंग्वेज से लिए जाएंगे, लेकिन हमको उसको रिटन करना है इटैलाइज्ड में, या फिर उसका वर्जन हमें लैटिनाइज्ड करना है, यानी उस वर्ड को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, लैटिन में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैटिनाइज्ड, ठीक है। और डेराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इसका मतलब यही है कि अगर जैसे मैंगीफेरा है, ठीक है, तो मैंगीफेरा को दूसरे अदर स्टेट में, अदर कंट्री में क्या बोलते हैं उसको हम वहाँ से उसका लैटिन वर्जन निकाल के लाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तो बायोलॉजिकल नेम जो है कहाँ से, लैटिन में लैटिन में होंगे, लैटिन लैंग्वेज से लिए जाएंगे, लेकिन उसको हम रिटन करना है इटैलिक्स में। दूसरा वर्ड, जो पहला बायोलॉजिकल नेम होता है उसको हम जीनस बोलते हैं, लेकिन जो सेकंड नेम होता है वो होता है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें, बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। इस लाइन का मतलब है कि जो दोनों वर्ड हैं जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, ये बता देती हूँ थोड़ा सा। जीनस लिया और स्पेसिफिक एपिथेट लिया, ये जो दोनों नाम हैं जब हम इनको लिखते हैं, अगर हम इनको हैंड रिटन लिखने हैं सेपरेटली तो हम इनको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और इसको जो है अगर हमें प्रिंट करवाना है तो प्रिंटेड होगा वो इटैलिक्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। मैंगीफेरा था ना, इसमें ले लेते हैं, चलो कौन सा पेन ले लूं, चलो ये ले लेती हूँ, ठीक है। पहला वर्ड था मैंगीफेरा, एम, मैंगीफेरा, तो जो एम होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा जीनस का, वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो स्पेसिफिक एपिथेट था, स्पेसिफिक एपिथेट हमारा कौन सा था, इंडिका, इंडिका, ठीक है। इंडिका किससे स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर, यानी जो स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से, ठीक है। और इसको हम एग्जाम्पल हमने देख लिया, मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन क्यों, क्योंकि ये डिस्कवर करा गया था बाय द मैंगीफेरा इंडिका, जो ऑथर थे कैरोलस लिनियस, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा बच्चों। तो टेक्सोनोमी हो गया हमारा, टेक्सोनोमी के कंपोनेंट हो गए,
ठीक है। जैसे थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, अगर हम ह्यूमन बीइंग की ही बात करें तो हमको सबसे पहले, अच्छा तुमको एक निमोनिक्स बताती हूँ कैसे तुमको याद रखना है। टैक्सोनॉमी हायरार्की, टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमी हायरार्की का मतलब है कि फाइलम क्या होना चाहिए, जीनस क्या होना चाहिए, या फिर ऑर्डर क्या होना चाहिए, फैमिली क्या होना चाहिए, यानी किस क्रम में हमको चीज़ें रखनी है उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ ह्यूमंस की, ठीक है, ह्यूमंस की, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एक निमोनिक्स, लिख लो पहले, कीप पोट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। बहुत सारे लोग ये निमोनिक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, और आपको ताकि अच्छे से सारी चीज़ें याद रहें तो आप भी इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसका कोई और दूसरा नाम भी रख सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपको अच्छे से याद रहे। मुझे ये नाम ऐसे याद रहता है तो मैं फिर इसको ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। तो की फॉर किंगडम, के फॉर किंगडम, ठीक है, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, फैमिली, फैमिली रहेगा, फैमिली तो भाई फैमिली रहेगी, फैमिली चेंज नहीं हो सकती है, गेट, ठीक है, जीनस, और सिक, सिक होता है हमारा स्पीसीज, ठीक है। तो जितने भी एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, या जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आपको सबको इसी हिसाब से कैटेगराइज करना होता है। एग्जाम्पल ले लिए, चलो ह्यूमंस का लेते हैं, तो ह्यूमंस का जो किंगडम है वो क्या है, एनिमल किंगडम में रखते हैं हम इसको, ठीक है भाई, एनिमल में ही तो आते हैं हम। फाइलम क्या होगा, फाइलम हमारा क्या होगा, कॉर्डेटा होगा। कॉर्डेटा क्या होते हैं, कॉर्डेटा ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स जिसमें स्पाइन होता है, या वर्टिब्रेट्स कॉलम पाए जाते हैं, ठीक है। क्लास प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेटाई, ठीक है, प्राइमेट्स में जिसमें ह्यूमंस, मैन, मंकी या मंकी लाइक टेल जिनकी होती है वो सब आते हैं, ठीक है। फैमिली हमारी हो गई, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। तो ये सारी जो इस तरह से हम इनको कैटेगराइज करते हैं, और इसमें फैमिली में जिसमें हम आते हैं जैसे चिंपैंजी की तरह जो दिखते हैं, ठीक है, चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, ठीक है। उसके बाद जीनस हो गया, जीनस हमारा हो गया होमो, ठीक है। और इसके बाद मेन स्पीसीज जो होती है वो होती है होमो सेपियंस, ठीक है, सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है। होमो का मतलब होता है मैन, और होमो सेपियंस जो हम इवॉल्व हुए हैं, इवोल्यूशन के बाद जो बन गए वो बन गए हम वाइज मैन, ठीक है। तो एक टेबल दी गई है आपके इसमें, वो सबको आपको अच्छे से पढ़नी है, लर्न करनी है। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि किसी भी पर्टिकुलर कोई भी आपको एक कॉमन नेम दे दिया जाएगा, सपोज करो हाउस फ्लाई का दे दिया, और हाउस फ्लाई में आपको ये पूछा जाएगा कि हाउस फ्लाई का फाइलम क्या है या इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, अच्छे से इस टेबल को आप रिवाइज कर लेना, और बाकी नोट्स आपको आप पढ़ ही रहे हो, उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सब कुछ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई क्वेरी है, डाउट है, तो यू कैन आस्क मी फ्री टू एनी टाइम, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इतना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, और बस ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय, थैंक यू।